हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। कल हम लोगों ने इसकी जो बेसिक्स थे वो कवर कर लिए थे। आज हम लोग इससे आगे का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। सो काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। चलो, आज हम लोग करने जा रहे हैं इसकी थियरीज। सो जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या थियरीज और अप्रोचेस को यूज किया जाता है, राइट? So there are three theories or approaches. Number one, net income approach. Number two, net operating income approach. And third is traditional position. So there are three types of approaches of capital structuring. So उसको one by one पढ़ेंगे और एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, राइट? तीनों में से किसी से भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है वो है नेट इनकम अप्रोच। दिस अप्रोच इज गिवन बाय डेविड डुरन। इट assumes that the cost of debt and cost of equity remain same irrespective of the proportion of debt or equity. So इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ डेट और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों जो है ये दोनों हमारी सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी। बराबर। यहां पर क्या है, अगर सपोज ये हमारा 8% है और ये हमारा 16% है, राइट? और हमने अभी हमारा जो प्रोपोर्शन है वो था 40% डेट और 60% इक्विटी, राइट? तो ये अभी हमारा प्रोपोर्शन था जब हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट ये थे। तो ये जो अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच, वो ये कहती है अगर आपका ये प्रोपोर्शन 50-50 भी हो जाएगा, स्टिल आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सेम रहेगी, राइट? कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब समझते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब, आप लोग जब बाहर से कर्जे लेंगे, बाहर से आप जो एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे, लाइक बैंक लोन, आपने बैंक से टर्म लोन लिया या फिर आपने कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए, तो उन सब को ये सब पैसा एक्वायर करने के लिए जो आप ब्याज देंगे या जो आपको जो कीमत लगेगी इस सोर्स से पैसा उठाने के लिए, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुआ कि हम लोग जब इक्विटी शेयर से पैसा लेते हैं तो रिटर्न्स हमें उनको क्या देने हैं। तो क्योंकि ये रिस्की होता है, जो इक्विटी शेयर है वो रिस्की हो, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो इसमें रिटर्न्स भी हमें ज्यादा देने पड़ते हैं, राइट? सो इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर? तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, नेट इनकम अप्रोच में ये बताया जाता है कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी। कि चाहे हमारा डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे परसेंटेजेस हैं कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, वो हमारे सेम रहेंगे, राइट? जबकि हम लोग ने देखा है कि प्रोपोर्शन का फर्क पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, राइट? डेट और इक्विटी का अगर उसके प्रोपोर्शन का फर्क इनके कॉस्ट में नहीं पड़ेगा, तो फिर फायदा ही क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने का, राइट? देन व्हाट इज द यूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग? तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमारे क्या है, डेट्स कम है और हमारी इक्विटी ज्यादा है। तो जब भी हमारी इक्विटी ज्यादा होती है तो हम ये मानते हैं कि हमारे जो डेट्स हैं वो सिक्योर्ड है और वो कम परसेंटेज पे हमें जो पैसा है अपना वो दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रोपोर्शन हमारा इक्विटी का कम होता है, राइट,
या सपोज और कम हो जाए, 60-40 हो जाए, तो यहाँ पे और कम हो गया। तो जैसे ही हमारा इक्विटी का पोर्शन कम होगा और डेट्स का पोर्शन बढ़ेगा, तो जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो हम लोगों को पैसा देते हैं इन फॉर्म ऑफ बैंक लोन और इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, सो वो लोग हमसे ज्यादा डिमांड करने लगते हैं इंटरेस्ट। रीजन, क्योंकि फिर रिस्क बढ़ जाता है ना। अभी तो ठीक है, 60% पैसा ओनर का लगा हुआ है, 40 हमारा लगा हुआ है। अगर कंपनी डूबती है तो इस 60 में से हमारा 40 सबसे पहले मिलेगा, तो हम तो 100% सिक्योर हो गए, राइट। सो दैट इज वाई दे गिव देयर लोन्स और देयर मनी टू अस एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि ठीक है, अब तो रिस्क बढ़ रहा है और अब ऐसा होगा कि अगर कंपनी डूबेगी तो अब हम लोग उतना सिक्योर नहीं है जितना कि हम 40-60 के प्रोपोर्शन में थे, राइट। तो फिर वो क्या कहेंगे, तो वो लोग कंपनी को बोलेंगे कि भाई आप क्या कीजिए, आप हमें ज्यादा परसेंटेज दीजिए। अब तो अब वो सपोज वो 10% डिमांड करेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है कि देखिए, हर एक थ्योरी जो होती है, हर एक अप्रोच का अपना मानना होता है, अपनी एजम्पशंस होती हैं। तो थ्योरीज के केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी गलत है या ये थ्योरी गलत या सही है, क्योंकि हर किसी थ्योरी का अपना कंक्लूजन होता है जो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में इफेक्टिव होता है, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी इसको हम और पढ़ते हैं डिटेल में। एज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर then the cost of equity, the overall cost of capital can be decreased through higher debt proportion, thus increasing the value of the firm. So उन्होंने क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सेम रहेगा, चाहे डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन कुछ भी हो। लेकिन जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट, या जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज हो सकता है, वो हमारा डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू हाई प्रपोर्शन। ठीक है, तो हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगा अगर हमारा प्रपोर्शन बढ़ेगा तो, दस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फॉर्म, और इससे फॉर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, राइट। सो इसको अब हम एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं, राइट। सो देखिए, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 50% डेट्स है, 50% इक्विटी है, राइट। और हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%। इट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है, WACC का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, राइट। देखिए, ये आप लोग ने एक बार रीड किया,
फिर उसके बाद देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो इलस्ट्रेशन है, एबीसी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 50% डेट, 50% इक्विटी, राइट। कॉस्ट ऑफ डेट है हमारा 10%, मतलब जब हम डेट से पैसा लेते हैं तो हमें उनको 10% की कीमत पे हमें मिलता है, और अगर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं तो हमें 16% की कीमत पे मिलता है। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो ये होता है। तो अगर हम अब इसको सॉल्व करें, सो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। प्रपोर्शन कितना है? 50%, सो 0.5 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारा 16% इंटू, अगेन प्रपोर्शन कितना है? 0.5। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया? 13%। सो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना आया हमारा? 10%। डेट्स का है 10, इक्विटी का है 16। जब हमने इनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या आप कह लीजिए एवरेज अगर हमने इनका निकाला, तो वो हमारा क्या आया? 13%। ये नॉर्मल एवरेज नहीं होता है, ये वेटेड एवरेज होता है। तो इसको हमने जब वेटेड एवरेज निकाला तो हमारा क्या आया? 13%, राइट। ठीक है। अब ये जो थियरी है वो क्या कहती है कि आप की प्रपोर्शन का कोई भी जो असर है वो हमारे इनके वैल्यूज पे नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो चीजें वो सेम रहेंगी। तो देखिए, अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में प्रपोर्शन चेंज कर दिया। अभी 50-50 था डेट और इक्विटी का, अभी हमने क्या किया, 60-40 कर दिया, राइट। अभी मैं इसको एक बार दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में थियोरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही आने की एक्सपेक्टेशंस है। सो हमने प्रोपोर्शन को 60-40 कर दिया। अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? देखिए, ये तो हमारा सेम रहना है एज पर दिस थियोरी कि 10% ही रहेगा, ठीक है। इधर इक्विटी 10% ही रहा, लेकिन प्रोपोर्शन चेंज हो गया, तो ये 50 की जगह हो गया 60, और ये हमारा हो गया 40। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा नया वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आया? ये हमारा आया है 12.4%। सो अगर हम यहाँ से कंक्लूड करें तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा, वो हमारा जब प्रपोर्शन 50-50 था तब कितना आया? 13%। और जब हमारा प्रपोर्शन 60-40 हो गया तो हमारा कितना आया? 12.4%। अच्छा, आप लोग में से कोई मुझे ये बताएगा कि 60-40 के रेशियो पे ये 12.4% आया है, मतलब मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो गया, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि बेकार बात है? जो भी आप लोगों का कंक्लूजन है बताइए। थोड़ा एनालाइज करके बताइए। इज करेक्ट सर, ब्रज किशोर सर, कि ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को दैट मीन्स कि जो कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट है, तो कंपनी को कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि अगर प्रपोर्शन ऑफ डेट बढ़ता है, राइट, अगर डेट्स का प्रपोर्शन बढ़ता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होता है, और अल्टीमेटली इससे फॉर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। सो इट इज लाइक कि अगर हमारा डेट का
प्रपोर्शन अगर बढ़ता है तो हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। बट अल्टीमेटली जो वैल्यू है फर्म की वो क्या होगी, वो हमारी बढ़ेगी। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थियरी। एक बार इसको देख लीजिए, ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब इन वैल्यू से निकाला तो हमारा 13% आया एट 50-50 प्रपोर्शन। लेकिन जब हमने इसमें डेट्स का प्रपोर्शन बढ़ा दिया तो हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई हमारी, ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि हमने जो कम परसेंटेज वाला जो था, अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा कम हो गया ना, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है वो बढ़ेगी, राइट। तो एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। राइट, एक बार दोबारा से देख लीजिए इस थियोरी को। ये थियोरी कहती है, यहाँ पर अज्यूम किया जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट वो सेम ही रहेगी, चाहे हमारा प्रपोर्शन कुछ भी हो, ठीक। लेकिन जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर हमने डेट्स का पोर्शन कम किया, राइट, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो जो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो हमारी कम होगी थ्रू दी हायर डेट प्रपोर्शन, राइट। और उससे अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू है जो फॉर्म की वो बढ़ेगी, राइट। और यही चीज को हमने यहाँ पर समझा कि हमने जब इसको यूज किया तो 13%, 50-50 पे 13% आया। और जब हमने इसको, इसका जो प्रोपोर्शन है डेट्स का उसको बढ़ाया, हायर डेट प्रोपोर्शन किया हमने, तो उससे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है फॉर्म की वो इंक्रीज हुई, राइट। सो इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए दैट दिस थियरी, दिस अप्रोच इज क्लियर टू यू। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए, सो देखिए, हमारी जो फ्री डेली लाइव क्लासेस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं फॉर जेआईबी, सीआईबी एंड प्रमोशनल एग्जाम्स, जिसमें हमारी ये सीरीज रनिंग है, दैट इज कंसेप्ट बी प्लस क्वेश्चंस भी। जो अभी आप लोग क्लास देख रहे हैं वो आप इस सीरीज की क्लास देख रहे हैं। उसके अलावा हमारी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, हमारी केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस क्लासेस चल रही हैं। सो इन सारी क्लासेस को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप डेली लाइव क्लासेस में देख सकते हैं फॉर जेआईबी, सीआईबी एंड प्रमोशनल एग्जाम्स, राइट। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड, हमारी जो थियरी है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, राइट। इससे पहले वाली जो थियरी है वो कौन सी थी, नेट इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो भी इन्होंने डेविड दुरन ने ही दी थी। इनका क्या कहना है, this theory assume that weighted average cost of capital or value of the firm remains unaffected by the change of debt proportion in the capital structure. So ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो weighted average cost of capital है या value of firm है वो, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन से, राइट। सो ये थियरी का मानना क्या है, ये है according to this approach, the benefit that a firm derives by debt is negated by the simultaneous increase
in the required rate of return by the equity shareholders as the increased debts increases the risk perception of the firm, mainly bankruptcy risk. तो उनका कहना ये है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट फॉर्म को होता है डेट्स के बढ़ाने से, तो उतना ही इंक्रीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में हो जाता है, जो कि इक्विटी शेयर्स मांगते हैं। सपोज देखिए, हमने क्या किया, डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो गई, और हमारी जो फॉर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, और अल्टीमेटली हमें इससे बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, तो डेट्स के बढ़ने से क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनका जो परसेंटेज होता है, या आप कह लीजिए उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए, वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि डेट्स का पोर्शन ज्यादा बढ़ने से उनका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है रिस्क? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कंपनी ने अगर डेट्स लिए हैं और कंपनी ने अगर उनका जो ब्याज है उसको ऑन टाइम नहीं दिया, तो वो जो क्रेडिटर्स है, फिर चाहे वो बैंक है या चाहे वो पब्लिक है, जिन्होंने भी कंपनी को लोन्स दिए हैं, तो वो लोग, उनके पास लीगल पावर होती है कि वो कंपनी को बैंक्रप्सी के लिए लेकर जा सकते हैं। राइट? तो अगर बहुत ज्यादा डेट्स होंगे तो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, और पॉसिबिलिटी बनेगी कि कंपनी अगर बाय चांस नहीं पे कर पाई उस ब्याज को, तो क्या होगा, तो कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इक्विटी शेयर्स के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। तो जैसे ही उनका रिस्क बढ़ेगा, दे विल डिमांड मोर परसेंटेज फ्रॉम द कंपनी। वो कहेंगे कि भाई हम लोगों को आप और परसेंटेज दीजिए, सो दैट वी कैन इक्वेट विद द risk which is arises due to the increased proportion of debt. I hope आप लोग को समझ आ रहा होगा। right? So according to this approach, the market value is dependent on the operating income and the business risk of the firm. Both these factors are not impacted by the financial leverage. So इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा होगी तभी हम अपने डेट्स को पेमेंट कर पाएंगे। राइट? और हमारा जो बिजनेस रिस्क है वो कितना है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो हमारे फाइनेंशियल लीवरेज पे असर नहीं डालते। राइट? तो दैट मीन्स कि डेट्स के बढ़ने से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम होता है, लेकिन अगर हम उसका कंक्लूडेड वर्जन देखें तो उस केस में फिर इक्विटी को रिस्क होता है, तो वो ज्यादा रेट डिमांड करते हैं, तो बात फिर हमारी वहीं आ जाती है। राइट? तो जितना बेनिफिट होता है उतना ही हमें लॉस हो जाता है, ड्यू टू दी हायर परसेंटेज डिमांडेड बाय दी इक्विटी शेयर्स। क्लियर? अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए, एबीसी लिमिटेड has its capital structure comprising 50% debt, 50% equity. Cost of debt is 10% and weighted average cost of capital is 13%. Right? Now, net operating income approach assumes weighted average cost of capital remains constant irrespective of the debt equity proportion. तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या अज्यूम करती है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हमारा डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन कुछ भी हो। फॉर द गिवन प्रोपोर्शन ऑफ 50-50 जो हमें दिया है, उस पे अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें नहीं दिया था, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारा क्या आ गया, 16%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अब अगर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, 60% डेट, 40% इक्विटी, तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो हमारा 13% ही रहा, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल चेंज। कैसे? हमने वैल्यूज पुट की और हमें पता चला कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो अब कितनी हो गई, 17.5%। पहले कितनी थी? जब हमारा प्रपोर्शन 50-50 था तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा आया 16%। और जब हमारा प्रपोर्शन जो है वो 60-40 हो गया डेट और इक्विटी का, तो हमारा कितना आया परसेंटेज, 17.5%। सो ये हमारी ये अप्रोच कहती है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको जो बेनिफिट हो रहा है, एक्चुअल में उससे ज्यादा लॉस आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से हो जाएगा। सो एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन है, ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, जो कहती है कि वैल्यू ऑफ फर्म पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना बेनिफिट हमें डेट्स के बढ़ने से मिलता है उतना ही इंक्रीज फिर इधर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, वो अपने डिविडेंड को बढ़ा देते हैं ड्यू टू दी bankruptcy risk which is arises due to the increased percentage of debts. क्लियर? एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को ये वाला जो अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये क्लियर है? देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, तो आप लोगों को इसको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा अपने एंड से। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, स्टिल कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग अपनी जेबी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों को जो भी कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट अभी फील हो रही है, लाइक आप अगर हमारी जो वीडियो क्लासेस हैं उन्हीं को अगर आप और डेप्थ में देखना चाहते हैं या डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम है तो उसके लिए आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं हमारे इस ऐप और हमारी इस वेबसाइट से। और ये सारी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस एंड इन अ बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में। सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप और वेबसाइट to check out these facilities which are available there and select as per your requirement so that your JIB preparation is very foolproof and you can crack this exam in the coming attempt. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now the third approach is traditional position. ये approach क्या कहती है? The traditional position takes into account a different but more realistic approach. तो अगर हम बात
उन दोनों की कंपैरिजन में देखें तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हमारी रियलिस्टिक अप्रोच है, राइट, टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये काफी रियलिस्टिक अप्रोच है एज कंपेयर टू नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। So according to this approach, when the proportion of debt capital increases in the capital structure of a firm, the cost of debt will start increasing beyond a point. So वो ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी कंपनी में डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है बियॉन्ड अ पॉइंट। क्योंकि जितने ज्यादा आप डेट्स बढ़ाएंगे फिर उतना ही आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन भी तो आएगा। अभी आपने 10 करोड़ रुपीज आपने उधार लिए थे डेट से, तो उस पे आपको 1 करोड़ रुपीज आपको ब्याज देना पड़ रहा था सपोज 10% पे। और अभी अगर आपने इसको 20 करोड़ कर दिया है सपोज, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे 2 करोड़ एज इंटरेस्ट। सो इससे क्या होता है, इससे कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ज्यादा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं तो उसका जो खर्चा है, राइट, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमारी क्या होगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट। This is because the creditors will vary of higher risk due to the enhanced leverage of the firm. तो क्या होगा जब कंपनी के पास अगर ज्यादा डेट्स होते हैं तो दैट मीन्स कंपनी क्या है, रिस्की है। तो जैसे ही कंपनी रिस्की होती है तो सब लोग क्या करते हैं फिर, हायर परसेंटेज डिमांड करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सर अब हमें 10 नहीं, अब हमें 12% चाहिए, राइट। So this theory also assume cost of equity capital also increases with increasing leverage. और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि रिस्की हो गया है सिचुएशन, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट। It remains constant up to a certain level of leverage, gradually increases thereafter, beyond a point shows sharp increase। तो क्या होता है कि हमारी जो ये कॉस्ट है वो एक सर्टेन लेवल तक तो कांस्टेंट रहती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर सडनली वो बहुत एक शार्प इंक्रीज लेती है, राइट। सो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जो क्या कहती है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड एक सर्टेन पॉइंट। तो इसीलिए, और ये इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा डेट्स हम लोग ले लेते हैं, ज्यादा कर्जे अगर हम कर लेते हैं तो जो फर्म है वो क्या हो जाती है, वो रिस्की हो जाती है। और जो भी लोग हमें पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक वेदर इट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स और अदर डेट्स, तो वो लोग क्या करते हैं फिर, उनको लगता है कि ये कंपनी तो अब रिस्की हो गई है, तो अब हम लोग ज्यादा इनसे चार्ज करेंगे टू बेयर दैट रिस्क, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन कंसीडर कि एक जो प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ डेट को बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, राइट। So that is why we have to study this chapter or study this topic, that is capital structure or what is optimum capital structure, कि perfect capital structure हमारा कौन सा होता है, right? चलिए, सो हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा। क्लास को लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा एज पर योर प्रेफरेंस। And if you feel this class is beneficial, so kindly share it with your friends or your social groups. And also subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the notification of the classes. So thank you so much and we will continue in the next class.